हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना नया सब्जेक्ट सोइल मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टमैन में देखोगे इसका ऐसा सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा। जो हमने सिलेबस में था फाउंडेशन वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। बट अगर जेई की बात करोगे वहाँ यहाँ से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप मान के चलो कि यहाँ से अगर आता है सिलेबस में है तो आपको यहाँ से लगभग 3 से 4 नंबर का आराम से देखने को मिल जाएगा, जो रिलेटेड होगा आपके इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ और इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, बस आसपास इसी चीज़ से रिलेटेड रहता है। ठीक है, सोयल के अंदर ना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इंडेक्स प्रॉपर्टीज से ही आते हैं। मतलब फॉर्मूलेज है सिंपल, जो टू द पॉइंट फॉर्मूलेज है। भाई वॉइड रेस होगा, ये फॉर्मूला है, पोरोसिटी का ये फॉर्मूला है। वो सीधे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि भाई आपको पोरोसिटी दी हुई है, वॉइड रेस निकाल दो। ठीक है, वाटर कंटेंट निकाल दो, कुछ रिलेशनशिप्स हैं आपके फॉर्मूले के वो आपको पता होनी चाहिए। बस उससे आसपास के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सोयल में। और लगभग हर जो जेई का एग्जाम होता है, चाहे वो सेंटर का हो, एसएससी का हो, चाहे कोई से भी स्टेट का हो, वहीं से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोयल मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे भाई। हम अपने बेसिक इंट्रोडक्शन सा देखते हैं इसमें क्या कुछ है। ठीक है, सबसे पहले देखो सोयल में हमने ये पता होना चाहिए भाई सोयल क्या चीज़ है। आप सभी को पता है कि भाई सोयल एक अपनी जो सोयल होती है मिट्टी होती है। ठीक है, इसके अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से बनती है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हमारा एज अ सिविल इंजीनियर उस पर क्या काम है और क्या हम उस पर रिसर्च करके देखते हैं, क्या टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, अपने सिविल का, वो जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उसके अंदर आपको ये पता रहेगा कि भाई हमको ये मिट्टी पे ही बनाना है, किसी सोयल पे ही बनाना है। तो अगर आप सोयल पे अपना स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए उस सोयल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो मेनली हमको ये अंदाजा लगाना होता है, जो हमारा मोटा मोटा काम होता है सोयल के अंदर, कि हमारी सोयल की बीयरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, मतलब हम उस पर कल को बिल्डिंग बना रहे, 10 तो नहीं जाएगी, सेटलमेंट तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उस साइड जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सोयल का नाम पता, कहाँ से बनी है, कैसे बनी, ये सब स्टार्ट होता है। फिर उसमें क्या क्या कंटेंट्स मिले हुए हैं, कितनी हवा है, कितना पानी है, ये सब हम उसके अंदर स्टडी करते हैं। उसी को हम कहते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन, और ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम बेसिक चीज़ों पे आते हैं अपने जो सोयल है। अगर हम बात करें सबसे पहले आपका देखो, आपको ये पता होना चाहिए कंपोनेंट्स क्या क्या है अपने सोयल के अंदर। जो अपने कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं। अगर आप देखोगे सोयल जो होती है अपनी, अपनी जो सोयल होएगी, हम उसके अंदर ये देखते हैं कि भाई वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो सोयल होती है सबसे पहले उसके अंदर कुछ ठोस पदार्थ होंगे जिसे हम बोलेंगे सॉलिड्स। ठीक है, कि भाई इसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल है जो एक्चुअल में किसी भी बिल्डिंग का भार उठाता है, वो यही है। ठीक है, बाकी इसके अंदर बारिश होती है, नमी होती है, ठीक है, हवा है, ऑक्सीजन है, कोई सी गैसेज है, तो वो सब मिली हुई होती है। तो मेन कंटेंट तो ये हो गया। फिर इसके अंदर भाई ये बारिश बुरिश के कारण या पानी वानी तो होल्ड करती है, जब भी तो आप खेती कर पाते हो। हमें सोयल पे स्ट्रक्चर थोड़ी है, स्ट्रक्चर तो बाद की बात है, पहले तो हमें एग्रीकल्चर करा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमने देखो, मैंने आपको इरिगेशन में भी बताया था कि सोयल की खुद की कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की। उसी कैपेसिटी को हम निकाल के इरिगेशन का एक टाइम निकालते हैं कि भाई इतने टाइम पे वाटरिंग होनी चाहिए। तो वो हमें ये पता ज्ञान मिला वहां से कि भाई सोयल की खुद की एक कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की। तो इसका मतलब सोयल के अंदर क्या है, पानी भी होल्ड कर सकता है, तो पानी भी होगा। ठीक है, पानी नहीं है, ठीक है, तो हवा होगी अंदर वॉइड्स में। तो ये तीन चीजें मेन आपकी सोयल के अंदर होती है। ठीक है, मैंने एक शब्द बोला भी वॉइड। वॉइड का क्या मतलब होता है आप सभी को पता हो तो। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है कि बीच में जगह। ठीक है, कई लोग बात जो घनी बात मारते हो, तुमने सुना होगा भाई मेरे तो मन में थोड़ा वॉइड रह गया, मतलब वो गैप सा रह गया, मजा नहीं आया। तो वो वाइड का मतलब होता है, वॉइड का मतलब होता है अपने सोइल के अंदर गैप, बीच के अंदर जो सोइल के पार्टिकल्स है जो आपके सॉलिड है। ये जो अगर मैं सॉलिड यहाँ बनाऊँ, अगर सोइल की सॉलिड है, यहाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सारे सॉलिड इकट्ठे इतने अच्छे तरीके से पैक हो कि इनके बीच में कोई जगह ही ना रहे। इस तरीके से पैकिंग तो आपको कहीं की नहीं मिलेगी। अगर ये पैकिंग ऐसी है तो वो भी अच्छी बात है, सोयल नहीं रॉक है। ठीक है, अगर इस तरह की कहीं पैकिंग आपको देखने को मिल रही है पार्टिकल्स की, बिल्कुल क्लोजली पैक है, उसके अंदर हवा तक नहीं जा सकती, तो वो तो एक रॉक हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। बट सोयल क्या है, हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं, हाथ में लेके ऐसे करते वो पूरी की पूरी सेपरेट हो सकती है। तो ऐसा उसके अंदर क्या है कि वो आपस में पार्टिकल्स बिल्कुल ठोस नहीं है, जुड़े नहीं हो, तो उनके बीच में कुछ है, तो उस कुछ है को ही वॉइड बोलते हैं। यही वो वॉइड्स हैं जो कुछ है, ठीक है। तो अब इन कुछ है जगह में कुछ भी हो सकता है, पानी भरा हो सकता है, ठीक है। अगर पानी भरा पार्टिकल के बीच में आप देखोगे उस सोयल थोड़ी मॉइस्चर रहेगी, ठीक है, दलदल बन जाएगा ज़्यादा पानी होगा तो। अगर ये सारे के सारे अपना कोई सोयल का मास है और इस वॉइड के अंदर पानी भरा हुआ ऊपर तक, मान लो आपका ये सोयल, आपकी ये सोयल है और इसके अंदर ये सोयल के पार्टिकल्स हैं। अब इस सोयल के पार्टिकल में अगर पानी ऊपर तक भरा है, बारिश होगी तगड़ी भाई ऊपर तक, यहाँ इनके वॉइडों में भी पानी घुस गया क्योंकि भाई ऊपर से बारिश हुई थी आपके, तो इनके वॉइड्स के अंदर सारा पानी भर गया आपकी मिट्टी में, तो ये क्या बन जाएगा, दलदल बन जाएगा, ठीक है, सेचुरेटेड हो जाएगी। मतलब पूरे पानी को भरने में टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि भाई फुली सेचुरेटेड सोयल है, मतलब इसके सभी पार्टिकल सभी वॉइड्स के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लबालब पानी भरा हुआ है, इन पार्टिकल में एयर की कोई जगह नहीं है, पानी ही भरा पड़ा है। आप देख उठाओगे कीचड़ रहेगी, कीचड़ एक क्या है, फुली सेचुरेटेड सोयल है, ठीक है। तो अगर इसी चीज के अंदर थोड़ी सी हवा हो कहीं कहीं, ठीक है, मान लो यहाँ पे सारा पानी नहीं था, थोड़ी यहाँ हवा है, थोड़ी यहाँ हवा रहेगी, थोड़ी यहाँ, थोड़ा मॉइस्चर सा है, ठीक है। तो इसको ऐसा देखेगा आप, जो मिट्टी लेते हो भाई थोड़ी नमी वाली मिट्टी है, ठीक है, क्ले मिट्टी है, उसको आप उठाओगे कोई भी शेप बन जाएगी आराम से तो वो वाली मिट्टी हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये कहोगे पार्शियली सेचुरेटेड, मतलब थोड़ा कम पानी थोड़ी एयर है, तो उसे हम बोल देंगे थोड़ी पार्शियली है, मतलब पार्शियल का मतलब थोड़ी बीच सीक में है, ठीक है, दोनों चीजें, थोड़ी एयर है थोड़ा वाटर, तो उसे पार्शियली सेचुरेटेड सोयल बोल देंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई सोयल किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला उसका खुद का सॉलिड होता है, जिसका उसका मिनरल होता है, ठीक है। सोयल का खुद का मिनरल होगा, मेटामॉर्फिक रॉक है या कौन सी रॉक से वो सोयल बनी है, ठीक है, तो वो वाला पार्टिकल सॉलिड होगा उसका। दूसरा उसके अंदर पानी मिला होगा, पानी किस क्वांटिटी में होता है, कैसे होता है, मैंने आपको बताया, एयर भी मिली हो सकती है, तीन चीज़ ही होती है बस, इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं पढ़नी है सोयल के अंदर। ये सोयल तीन चीज़ों से मेनली मिलकर बनी होती है, ठीक है, उसे हम सोयल बोलते हैं। अब वो तीन चीज़ को हम अगर ध्यान से स्टडी करें, जब हम तीनों चीज़ को एक साथ स्टडी करें, तो हम उस स्टडी में बोलते हैं 3 फेज डायग्राम, ठीक है। हम सोयल का एक डायग्राम बनाते हैं बॉक्स शेप में, ठीक है भाई। हमने मान ले कोई भी बॉक्स शेप में इस तरीके से सोयल की स्टडी करनी है तीनों चीज़ों की, तो उसे हम किस तरीके से करते हैं, साइंटिस्टों ने या टीचर्स ने निकाला भाई 3 फेज सिस्टम में। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल को मैं एक मिट्टी उठा के लाया और मिट्टी उठा के मैंने लैब वैब में टेस्ट कर दिए बढ़िया, ठीक है, और मुझे नू पता लगा भाई ये जो मैं 2 किलो मिट्टी उठा के लाया, इसमें से तो भाई क्या करे 1.5 किलो तो मिट्टी आई, 1.5 किलो तो सॉलिड है, जो वो सॉलिड मिले हमें, ठीक है, मिट्टी के। और दूसरा मुझे पता लगा भाई उसके अंदर 250 ग्राम तो अपना पानी निकला, ठीक है। टेस्ट वेस्ट बताऊंगा आगे, वो हमने कौन से ऐसे टेस्ट करे जो पानी निकला हमने हमारा अलग निकाल लिया, हमने लैब में टेस्ट करा, हमने पता लगा भाई 250 ग्राम तो अपना, इसमें तो 1.5 किलो तो हमें सोयल मिल गई, 2 किलो उठा के लाया था मैं, और 250 ग्राम इसके अंदर भाई मुझे क्या मिला, पानी मिल गया, वाटर, ठीक है। और भाई देखो एयर का तो कोई वेट होगा नहीं, वैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिखा है कि 250 ग्राम हमने कुछ एयर मिल गई, ठीक है। एयर का वैसे वेट होगा नहीं कुछ भी, ये जो होगा 1.5 kg के बाद बाकी 500 ग्राम ही वाटर होगा, ठीक है। वो हमें इस 250 ग्राम का पता लगेगा उसके वॉल्यूम से, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ये नहीं लिखूंगा, मैं आपको यहाँ पे ये लिखूंगा कि हमें 500 ग्राम ही पानी मिला है, ठीक है, हमें 500 ग्राम ही पानी मिला है, हमें 500 ग्राम पानी मिला। ये तो मैं वेट में बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि एयर का तो कोई वेट होता ही नहीं है, हम वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं कि एयर कितनी है, और हमें कुछ एयर मिली है, ठीक है भाई। तो ये हो गया, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो ये 3 फेज डायग्राम है जिसमें आपको तीनों कंपोनेंट्स का पता लग रहा है जो सोइल के अंदर होते हैं, सॉलिड, वाटर और तुम्हारा एयर, ठीक है। ये तीनों चीज का हमें पता लग रहा है। अच्छा, हम अगर वॉल्यूम से इसको देखें, मैं उठा के लाया था कुछ, अगर आप वॉल्यूम मान लो V1, मैं कुछ V टोटल वॉल्यूम हम मान लेते हैं, V वॉल्यूम का मैं माल उठा के लाया था, उसमें से मुझे V1 वॉल्यूम की तो भाई सोयल मिल गई,
सॉलिड्स मिल गए, V2 वॉल्यूम का पानी मिल गया और V3 वॉल्यूम का तुम्हें एयर मिल गया। तो हम वॉल्यूम से तो सेपरेट कर सकते हैं एयर को, तो हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं इसमें पता लगाने के लिए कि भाई इसमें कितना कंटेंट है वॉइड्स का और वॉइड्स में कितना एयर और कितना पानी है। ठीक है, याद रखना मेनली वॉइड्स के अंदर दो ही चीज होती है, पानी और एयर। ठीक है, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, ये 3 फेज डायग्राम है जिसके अंदर आप नीचे देखोगे ये तुम्हारा सोयल सॉलिड्स है, ये वाटर है, ये एयर है, यहाँ ये वॉल्यूम है जो मैंने आपको लिखा हुआ है, और ये वेट है। वेट हमेशा एयर का 0 लिखा हुआ है यहाँ, तो एयर का तो वेट 0 ही होगा। जो अगर मैं वेट में बात करूँ, आप कोई सोयल उठा के लाए हो, जो मैं भी 2 किलो उठा के लाया था, कोई तुमसे पेपर में पूछ ले भाई वेट बता दो इसका, क्या वेट किस किस चीजों से मिलकर बना होगा, तो तुम बता दोगे वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर से मिलके टोटल वेट बनेगा, जो टोटल वेट होगा। ठीक है, ये आपको टोटल वेट का फॉर्मूला हो गया। ये मैंने गलत लिख के इसलिए आपको बताया कि पता लगे कि अगर फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाए और उसमें वेट ऑफ एयर ना हो तो समझ जाना एयर का तो कोई वेट ही नहीं होगा। बट अगर कोई तुमसे टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है तो टोटल वॉल्यूम में लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो तुम्हारा टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला ये यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली बात। तो यहाँ से तुम्हें बेसिक पता लगा कि भाई अगर हम कोई भी सोयल का मास लेके आते हैं या कोई भी सोयल कोई हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसे हमें मेनली 2 चीज़ें वेट के नज़रिए से देखनी होती है और वॉल्यूम के नज़रिए से 3 चीज़ देखनी होती है। ठीक है, ये तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। 3 फेज डायग्राम के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं, ये एक तरीके की वॉल्यूम एनालिसिस है, क्योंकि अगर आपको एयर के बारे में जानना है तो आप वॉल्यूम से ही जान सकते हो। तो यहाँ से हमें पता लगता है टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इस 3 फेज सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया इस टोटल सोयल जो मैं ठा के लाया था उसमें एयर भी है, वाटर भी है और वही सॉलिड भी है, तीनों चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी जहां वॉइड्स के अंदर पानी है वहां पे थोड़ी एयर भी है, तो पार्शियल सैचुरेटेड सोयल है ये, मतलब टोटल लबालब पानी से नहीं भरी हुई। अगर कोई सोयल पानी से लबालब भरी हुई हो ऊपर तक, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो फुली सैचुरेटेड सोयल है, पूरी पानी से भरी है, या तो दलदल है वो या कीचड़ है। ठीक है, देसी भाषा में। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 फेज डायग्राम। तो यहां से हम देखेंगे भाई 2 फेज डायग्राम क्या चीज आती है, जहां पे या तो आपकी सोयल में पूरा ही पानी भरा होगा, ठीक है, या तो आपकी सोयल के अंदर पूरा ही पानी भरा होगा भाई। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, अगर मैं कोई भी सोयल का वो उठा के ले गया सैंपल, तो 2 फेज का मतलब सिर्फ 2 ही चीज होगी। ठीक है, या तो सोयल का जो सॉलिड है, ये सॉलिड हो गया सोयल, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसके जो वॉइड से पूरे वाटर से भरे हुए हैं। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो सकती है, मतलब कि टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के और वॉल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड्स के। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक दूसरी कंडीशन जिसके अंदर या तो सॉलिड्स होंगे और दूसरा एयर होगी सारी, मतलब कि कति सूखी सोयल जहाँ पे ड्रोट पड़ा हुआ है, ठीक है, अकाल पड़ा हुआ है पानी का, वहाँ तरेड़ी भी आ जाती है सोयल के बीच में, इसका मतलब वहाँ पानी नहीं है, सोयल के पार्टिकल्स के बीच में वहाँ एयर है। ठीक है, तो वो कंडीशन भी 2 फेज के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस में वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन आपको 2 फेज सिस्टम में देखने मिलेगी। तो 2 कंडीशन है तो 2 तरीके की सोयल हो सकती है 2 फेज में। एक तो क्या, दलदल वाली सोयल, फुल्ली सैचुरेटेड, तो ये वाली तो कौन सी सोयल हो गई, ये हो गई फुली सैचुरेटेड सोयल हो गई भाई तुम्हारी, ये तुम्हारी फुली सैचुरेटेड सोयल हो गई। आगे बात समझ में, किससे, पानी से पूरी भरी हुई है। ठीक है, ये तुम्हारी फुली सैचुरेटेड का एग्जांपल था। तो फुली सैचुरेटेड सोयल किससे बनी होती है, पानी और सॉलिड से, इसमें एयर 0 होती है। ड्राई सोयल जिसे हम कति ड्राई बोलेंगे, सूखी सोयल, ठीक है, रेत, जो रेत होता है आपका, वो एग्जांपल है तुम्हारे ड्राई सोयल का, जिसमें सॉलिड और एयर होते हैं खाली। ठीक है, 2 फेज डायग्राम एक स्पेशल केस होता है 3 फेज डायग्राम का। कभी कभार किसी पेपर में आ जाता है कि भाई 2 फेज डायग्राम पहले था या बाद में, तो बाद में आया था, ये एक स्पेशल केस है 3 फेज डायग्राम का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, हमने ये तो जान लिया भाई सोयल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि भाई सोयल किस किन कंपोनेंट से मिलके अपने अलग अलग रूप में आती है, जैसे पार्शियली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड। अब हम देखेंगे उन्हीं प्रॉपर्टीज पे जो वॉइड थे,
ठीक है, जो पानी से भरे थे या नहीं भरे थे उन पे कुछ रिलेशनशिप्स बनते हैं और फॉर्मूले आते हैं, और यही सबसे मेन है आपके पेपर के अंदर। अगर कोई न्यूमेरिकल्स आएगा जेई लेवल पे छोटा मोटा, तो सोयल से आने के सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि सोयल में बड़े इजी न्यूमेरिकल और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, सीधा वैल्यू दी, फॉर्मूले में रखा और भाई आपका आंसर आ गया। तो अब आपको सीधे अगर नोट कर रहे हो अपने साथ साथ, तो ये फॉर्मूले जो बॉक्सेस में उनको नोट करते हुए चलना, नहीं तो मार्क करते हुए चलो, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिलेशन आपके पास वॉइड रेशो का है। ठीक है, वॉइड रेशो क्या होता है, तुम्हारा जो वॉइड थे वो कितने हैं, मतलब टोटल सोयल के मास में, टोटल सोयल के मास में कितना वॉइड है। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं देख रहे उस वॉइड के अंदर पानी है या एयर है, हमने वो छोड़ दी, हमने नु देख रहे हैं अभी तो जो तुम्हारा टोटल सोयल का मास था, टोटल सोयल थी, उसके अंदर भाई कितनी पानी डाले तो कितना पानी आ सकता है, कितनी एयर आ सकती है, कितने गैप है, सिंपल सी बात है। हमें सो भाई द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, याद रखना जो वॉइड रेशो है ना, उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, और इस फॉर्मूले के अंदर जो नीचे दिया हुआ है ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं है। ठीक है, मतलब जो हमने सॉलिड सॉलिड कर रहे थे ना इतनी देर से, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे खाली। ठीक है, हमें एक तो इसका वॉल्यूम चाहिए, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो याद रखना इट इज अ रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये सॉलिड्स इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आता है एमसीक्यू तो कई बार यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सोयल, यहाँ लिख देते हैं SOIL सोयल, बिल्कुल सेम दिखता है, सेम लगता है, ध्यान से नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं बता पाएगा। तो इसलिए ये याद रखना, अगर कल को कोई न्यूमेरिकल आता है और तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेता है, सीधा फॉर्मूला बता दो वॉइड रेशो का, तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉइड रेशो से याद रखना, पहला वर्ड वॉइड है तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर हमें कोई भी चीज एग्जैक्ट निकालनी होती है ना, याद रखना, तो हम उसकी बारीकी से जांच करते हैं। तो बारीकी से जांच कैसे करेंगे सोइल के अंदर, जब हम उसके सॉलिड्स का वेट निकालेंगे खाली, तो हमारे पास बहुत एक्यूरेट वॉइड्स रेशो आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या देखा, तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। याद रखना ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होएगा, इसकी एक खास बात है। अगर ऑप्शन के अंदर भी तुम्हें कई बार ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि भाई इन ऑप्शंस में से कौन सा वॉइड रेशो है, तो कई बार -1 भी दे देते हैं, -0.5 भी दे देते हैं, या 0 दे देते हैं, या 0 पॉजिटिव में 5 दे देंगे, तो ऑब्वियसली बात है 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक रिलेशन चल रहा है किसी के साथ, वो है पोरोसिटी। वॉइड रेशो है जो, इसका रिलेशन चल रहा है भाई किसके साथ, पोरोसिटी के साथ। अब पोरोसिटी क्या है, नेगेटिव है थोड़ी, तो पोरोसिटी जो नेगेटिव है, इनका जो रिलेशन जो बनता है वो मैं आगे समझाऊंगा, बस इस बात को भी ध्यान रखना। पोरोसिटी क्या चीज है, पहले तो ये देखो, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सोयल, बस एक छोटा सा फर्क है। जो भी मैंने पीछे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला था, उस सॉलिड की जगह अगर सोयल लगा दूंगा तो वो पोरोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सेम इसी तरीके से आपका वॉइड रेशो के अंदर ऊपर जो आता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सोयल, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आ रहा है, मतलब जो सोयल का वॉल्यूम है टोटल। ठीक है, आपको सभी बुकों में ये जो सिंबल मिलेगा ये या तो टी होगा या टी नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं, अगर टोटल बोलते हैं तो कई बार टी वी लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पोरोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना पोरोसिटी को हम परसेंटेज में देखते हैं, इसलिए 100 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी कई बार पॉइंटों में पूछता है तो 100 मल्टीप्लाई मत करना, विदाउट 100 ही इसका फॉर्मूला माना जाएगा। इसकी एक खास बात है, इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ही मिलेगी। ये भी कभी 0 नहीं होता, याद रखना। ठीक है, ये ना 0 होएगा ना ये 100 पे जाएगा, मतलब 0 भी नहीं होएगा ना ये 1 पे जाएगा, बीच में ही रहेगा अगर पॉइंटों में देखोगे तो। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन आ जाता है जो मैं आपको भी बता रहा था। ये इनमें से क्या है कि पोरोसिटी नेगेटिव है, वॉइड रेशो बढ़िया आदमी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन दोनों के रिलेशन पे एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, और वो आता ही है क्वेश्चन आपके जेई का, चाहे एसएससी वाले भी हो, तुम में से बहुत होंगे। ठीक है, तैयारी पहले भी करी होगी आपने, तो आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, बट फिर भी आप में से बहुत लोग, मैं मानता हूँ 70-80% कन्फ्यूज जाते हैं अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आए कि भाई वॉइड रेशो दिया हुआ है, पोरोसिटी निकाल दो। पोरोसिटी दी हुई है,
वॉइड रेशो निकाल दो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। वहां आपसे कंफ्यूजन हो जाती है इस प्लस माइनस की, याद रखना ये प्लस माइनस याद रखना कि आपका जो फॉर्मूला है ना, इसमें ये प्लस माइनस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वॉइड पोरोसिटी की, पोरोसिटी के साथ क्या रिलेशन बनता है, सबसे पहला रिलेशन पोरोसिटी का देखते हैं। क्योंकि हमारा बंदा है जो वॉइड रेशो एक पॉजिटिव आदमी है, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशन दिखाएगा, ई प्लस में 1 प्लस ई। ये ई का मतलब वॉइड रेशो होता है, वॉइड रेशो का सिंबल है ई, एन आपका पोरोसिटी का सिंबल है, ये चीज याद रखना। पोरोसिटी के साथ जब रिलेशन बनाता है ई वॉइड रेशो, तो वो पॉजिटिव आदमी है तो वो पॉजिटिव ही करेगा। बट जब ई वॉइड रेशो इसके साथ कोई रिलेशन बनाएगा, ये है भाई नेगेटिव, ठीक है, पोरोसिटी है कहती नेगेटिव, तो ये क्या करेगी, नेगेटिव रिलेशन बनाएगी, एन बाय में 1 माइनस एन, नेगेटिव का मतलब माइनस आएगा। यही आपको कन्फ्यूजन थी कि भाई पोरोस माइनस का कहाँ खेल है। याद रखना कोई फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन आ गया भाई तुम्हारा वॉइड रेशो गिवन है 0.5 फाइंड एन, ठीक है, इस तरह का है, तो आप इस वाले फॉर्मूले में लगाओगे, ई यहां रखोगे, 1 प्लस ई करोगे, 1 प्लस ई, 1 पॉजिटिव ई, मतलब ई अपना पॉजिटिव बनता है तो यहाँ प्लस आएगा, ई के साथ हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। आपका जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर ई जो होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो आपका ई का फॉर्मूला होगा वो जो एन होगी उसके साथ में नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव है ये चीज याद रखना है, याद कराने के लिए बताइए, सीरियस मत लेना। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए आपके पोरोसिटी के और वॉइड रेशो के, दोनों आपके फॉर्मूले, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एन की वैल्यू निकाल के दिखा दो। ठीक है, तो वॉइड रेशो इज यूज्ड मोर बिकॉज वीएस इज कांस्टेंट। अच्छा, हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव बंदा है भाई, बढ़िया बंदा है ये। ठीक है, मतलब कि ये फॉर्मूले का यूज नहीं कह रहा मैं, इसका यूज करते हैं हम ज्यादा। ठीक है, मतलब हम अपनी जो आगे बियरिंग कैपेसिटी वगैरह या किसी भी चीज में हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, हम वॉइड रेशो का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉइड रेशो क्या होते हैं, एग्जैक्ट, मैंने आपको बोला था कि वॉइड रेशो हम क्या करते हैं, सबसे एग्जैक्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से लेते हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे। देखो, टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं सोयल की, आज बारिश हो गई है, टोटल वॉल्यूम का वेट एकदम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, सोयल फैल जाती है, पानी गिरते ही सोयल एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। मतलब अगर हम टोटल वॉल्यूम में बात करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ सोयल है वो हमेशा इंक्रीज होगा, धूप पड़ेगी, मॉइस्चर उड़ गया, सुखड़ गई, श्रिंकेज हो गई, तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो मतलब कि टोटल वॉल्यूम पे तो हमेशा इफेक्ट पड़ेगा वेदर का या किसी भी चीज का। बट अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो उस सॉलिड का वेट है जो उसके अंदर सॉलिड्स प्रेजेंट है, वो कभी बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। ठीक है, वो कभी नहीं बढ़ते घटते, उनका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, चाहे कितनी बारिश हो जाए, चाहे कितना ही तूफान आ जाए, कितनी गर्मी पड़ जाए। तो इसीलिए वॉइड रेशो जो है वो हमेशा एग्जैक्ट होता है और हमेशा सेम होता है, एक ही तरह की सोयल का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता पानी पूनी बारिश बुरिश का। इसीलिए हम अपनी कैलकुलेशन के अंदर वॉइड रेशो ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट निकालते हैं। ठीक है, कल को हम उठा के लेके पोरोसिटी के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, परसों बारिश होगी, हमने फाउंडेशन डालनी अपना तो पतन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वॉइड रेशो निकालते हैं, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन। आगे तुम देखोगे तुम्हारे सेटलमेंट के भी फॉर्मूले में ई का यूज होता है। ठीक है, हर तरह तुम्हें फॉर्मूले जो मिलेंगे वहां पे तुम्हें वॉइड रेशो मतलब ई का ही इस्तेमाल मिलेगा। वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट होता है, सॉलिड्स पे डिपेंड करता है, पोरोसिटी सब पे डिपेंड करा है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया नेगेटिव है, एक तो शुरू से नेगेटिव है और यो सब दो रहा है। ठीक है, एक तो टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड करा है सोयल की, और टोटल वॉल्यूम में हवा भी आती है, पानी भी आता है, वो सोयल के सॉलिड्स भी आते हैं, तीनों चीज आती है, तो तीनों पे डिपेंड है पोरोसिटी। बट जो अपना बंदा है वॉइड रेशो बहुत बड़ी आदमी है, ये सिर्फ एक पे डिपेंड है, सोयल के सॉलिड्स पे। ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं भाई, आगे आ जाता है अपना डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है पानी कितना भरा हुआ है वॉइड्स में। सिंपल सी बात समझ ये है कि भाई कितना पानी, जो सोयल के वॉइड्स थे, जो सोयल के वॉइड्स खाली पड़े थे, ये आपके सोयल के वॉइड है, मान लो ये आपके सोयल के पार्टिकल्स है, सोयल के सॉलिड्स हैं ये। ठीक है, ये मैं हमेशा सॉलिड्स ही बनाता हूँ, और इनके बीच में ये आपका गैप है, ये सारा ये जो आप देख रहे हो ये गैप ही होता है। इसके अंदर मान लो पानी भरा है, पूरे में पानी भरा है इसमें, सारे सॉलिड्स में। मैंने आपको बताया फुली सैचुरेटेड सोयल है, तो यहाँ इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके सारे सॉलिड्स पानी से भरे हैं तो इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन DS जिसे हम बोलते हैं वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर सारी हवा भरी है, रेत है, कोई तुम्हें पेपर में पूछ सकता है कि भाई तुम्हारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन रेत का, ड्राई सोयल का कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर भरी होती है और एयर का कोई वेट नहीं होता, इसलिए वो 0 हो गया। अगर मैं बात करूँ तुम्हारी सोयल
पानी से भरी हुई है, पूरी पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है पार्टिकल, तो वो होगी फुली सेचुरेटेड, मतलब इसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होगा। तो ये चीज याद रखना, ड्राई सोइल के लिए 0 होता है, फुली सेचुरेटेड के लिए 1 होता है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब कि उन वॉइड्स में कितना पानी है, यही तुम्हारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। तो उसका ऑब्वियसली बात है, अगर मैं नू कहूँ कितने वॉइड पानी से भरे हुए हैं सोइल के, तो तुम उसको कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कर दोगे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कर दोगे, हमें पता लग जाएगा कितने वॉइड्स में कितना पानी है। सिंपल फॉर्मूला था, इसको लिख लो, याद कर लो, रट लो, जो भी करना करो। आगे चलते हैं भाई, वाटर कंटेंट क्या होता है सोइल में, वाटर कंटेंट क्या होता है। अगर मैं वाटर कंटेंट की बात करूं, वाटर कंटेंट का मतलब हो गया भाई जो टोटल सोयल है उसके सॉलिड के मुकाबले कितना पानी है। अब यहाँ पे आ गई कि मतलब टोटल सॉलिड के मुकाबले वहां पे कितना पानी है, तो हम इसका रेशो क्या बनाएंगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि वाटर है, वाटर हम वॉल्यूम से नहीं वेट से निकालते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेट एनालिसिस करी कि रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। याद रखना, वाटर कंटेंट वेट ऑफ सॉलिड होता है, टोटल वेट नहीं होता, ये चीज याद रखना। वाटर कंटेंट के फॉर्मूले में जैसे वॉइड रेशो में सॉलिड्स लिया था, वैसे ही वेट ऑफ सॉलिड वाटर कंटेंट में लेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। तो रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इज नोन एज वाटर कंटेंट, एंड डब्ल्यू इज बी ग्रेटर देन, मतलब ये भी हमेशा 100% से ग्रेटर आपको मिलेगा। डब्ल्यू कैन बी ग्रेटर, मतलब कि ये इसकी वैल्यू देखो, हमने पीछे जो पढ़ा उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी, बट वाटर कंटेंट की बात करेंगे, इसकी वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है, 1.5 भी जा सकती है, तो मतलब एक 100% है तो 150% भी हो सकता है पानी, ठीक है। मरीन क्लेज के अंदर इसकी वैल्यू 1000%, 100% से ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। एक एग्जांपल है, पेपर में आया था किसी अदर स्टेट के, मरीन क्लेज के अंदर आपका वाटर कंटेंट 100% से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वो अपने वाटर कंटेंट देख लिया। अब हम देखते हैं यूनिट वेट्स। देखो ये जो गामा का साइन है ना, ये यूनिट वेट के लिए होता है सोयल के, ये वाला जो ये बने हुए हैं ना, ये वाला। तो ये जो यूनिट वेट होता है, ये इसमें हम यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं कि भाई यूनिट वेट कौन सी तरीके की चीज़ों का ज़्यादा होता है, कम होता है। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो तुम्हें यूनिट वेट देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है फुल सोयल है जो उसका ही देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा यूनिट वेट सैचुरेटेड का मिलेगा, फिर उससे थोड़ा कम नॉर्मल मिलेगा, फिर उससे कम ड्राई यूनिट वेट होगा, फिर उससे कम तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ सैचुरेटेड। ये सबमर्ज यूनिट वेट है। सबमर्ज मतलब जो पूरी ऊपर तक समुद्री जो सोयल होती है उसे सबमर्ज बोलते हैं, मतलब पानी में डूबी हुई सबमर्ज बोलते हैं उसे, तो वो सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को याद रखना, गामा एस ग्रेटर देन गामा सेट ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन ड्राई, उसके बाद तुम्हारा सबमर्ज यूनिट वेट आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं भाई, हमने जो इतनी सारी एनालिसिस करी या हमने ये सब देखा कि भाई अपने सोइल के अंदर हमने वॉइड रेशो काटा, पोरोसिटी काटी, वाटर कंटेंट देख लिया। अब ये सब चीज़ हमने काटी कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी सुना, इसमें बोला मैं लैब ले गया 2 किलो सोइल उठा के, तो वहाँ लैब ले जाकर मैंने उसके साथ क्या करा, तो वहाँ टेस्ट करा हमने, वहाँ टेस्ट से हमें कई चीज़ पता लगी कि भाई उसके अंदर कितना पानी था, हम टेस्टों से निकाल सकते हैं। तो वाटर कंटेंट हमें निकालना बहुत ज़रूरी है सोइल का, किसी भी चीज़ को आगे कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए पहला टेस्ट है ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। ये मेथड हम यूज़ करते हैं अपना किसके लिए, वाटर कंटेंट निकालने के लिए। वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम सबसे पहला टेस्ट होता है ओवन ड्राई मेथड, इसको करते हैं। ये सबसे एक्यूरेट लैब मेथड है, ठीक है। याद रखना लैब के अंदर सबसे एक्यूरेट मेथड यही है। और वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे वाटर कंटेंट निकालने के लिए सबसे एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड कौन सा है, तो आप ओवन ड्राई, अगर लेबोरेटरी नहीं भी लिख रहा है तब भी सबसे एक्यूरेट क्या तुम्हारा ओवन ड्राई मेथड है। इससे आपको एग्जैक्टली नू पता लग जाता है कि आप जहाँ साइट पर काम करोगे वहाँ कितना पानी है सोइल के अंदर, ठीक है, मतलब उसके वॉइड्स कितने पानी से भरे हुए हैं, और उसी चीज़ पर आपकी स्ट्रेंथ वगैरह डिपेंड करती है। तो जल अंश के लिए सबसे सटीक प्रयोगशाला विधि है ये। इसमें जो टेम्परेचर हम मेंटेन करके ओवन, अच्छा देसी भाषा में सारी चीज़ कहानी सुनाऊँ तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल लाए, ठीक है, ऐसी ऐसी डब्बी होती है, इन सैंपल हमने सोयल इसके अंदर भर दी और ओवन के अंदर 110 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर करके 24 घंटे के लिए छोड़ दी। 24 घंटे बाद हम वापस निकालते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने वेट कर लिया था जब हम लेके आए थे, अब हम इसको वापस बाहर निकालते हैं और उनका वेट दोबारा से करते हैं।
जो पहले वेट था जो बाद में वेट था माइनस कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कितना पानी जल गया कितना पानी उड़ गया, तो वही आपका वेट ऑफ वाटर आ जाता है। और वाटर कंटेंट कैसे निकलता है, वेट ऑफ वाटर, वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, तो वो क्योंकि बाद का सॉलिड्स का वेट आ जाता है। तो इससे हमें वाटर कंटेंट के बारे में बहुत आसानी से पता लग जाता है, घना दिमाग भी नहीं चाहिए। तो इसके अंदर हम जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 105 से 110 डिग्री के बीच में करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिक सोयल का अगर हम टेस्ट करें, ऑर्गेनिक सोयल का मतलब होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। ऑर्गेनिक कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, आपका खुद का वेस्ट हो गया, या किसी भी तरीके का वेस्ट जो उसके अंदर ज़्यादा होता है उसे ऑर्गेनिक सोयल बोलते हैं। उस सोयल के लिए जो हम टेस्ट करेंगे ओवन के अंदर, उसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। जिप्सम का अगर हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे वाटर कंटेंट का, तो 80 डिग्री तापमान करके हम इसका टेस्ट करेंगे। तो ये आपका ओवन ड्राई मेथड है, ये बड़ा एक्यूरेट है, जो आपसे जेई में पूछा जाता है वो यही मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इनके अलावा आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन खास नहीं मिलेंगे। दूसरा जो वाटर कंटेंट निकालने का मेथड है वो है पिकोनोमीटर मेथड, ठीक है। ये भी एक टेस्ट है भाई, ये भी एक विधि है वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने की, एज वेल एज ये एक और चीज फाइंड आउट कर सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपकी सोइल की कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। वेरी करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से लेकर 2.7 के आसपास आपको देखने को मिलेगी लगभग सोइल की, ठीक है। तो यूज्ड टू फाइंड वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, पिकोनोमीटर के दोनों काम है। अब पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा के में पहले कि वाटर कंटेंट किन किन टेस्टों से हम निकाल सकते हैं, किन किन तरीकों से। नीचे ऑप्शन में था पहला तुम्हारा ओवन ड्राई मेथड, दूसरा था पिकोनोमीटर मेथड, और तीसरा था आपका XYZ कुछ भी होगा, और चौथे में था भाई ऑल ऑफ बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी उसका ऑप्शन था। बालक लगा के आ रहे थे ओवन ड्राई मेथड, पहला ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं। एक क्वेश्चन फिर नीचे दिया हुआ सेम टू सेम, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ऊपर वाला तुम ए लगा रहे हो तो नीचे वाला बी लगा ही नहीं सकते। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ ले स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कौन सा टेस्ट है, सेम ऑप्शन थे ऊपर वाले और नीचे वाले, पहला वाटर ओवन ड्राई मेथड, दूसरा तुम्हारा पिकोनोमीटर मेथड, तीसरा एक XYZ कोई दूसरा टेस्ट होगा, चौथा ऑल ऑफ द अबव सेम। तो बालक जो लगाया वो नहीं सोचेगा भाई इसका भी ऑप्शन सेम हो सकता है या दूसरा हो सकता है, तो उसका पिकोनोमीटर मेथड आंसर था, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं था उसका आंसर। तो इस तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज में, सेम ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लेते हैं। तो पिकोनोमीटर मेथड दोनों चीजों के लिए होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मस्ट बी नोन फॉर वाटर कंटेंट, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता होनी चाहिए वाटर कंटेंट निकालने के लिए इसके अंदर, तो इसलिए हम पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं फिर वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। ये किस तरह की सोइल के लिए कंपेटिबल है, मतलब सही है करने के लिए, वो है कोर्स ग्रेन सोइल। कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ये हम टेस्ट करते हैं, कोर्स मतलब जो मोटे दाने वाली सोइल होती है। आगे चलते हैं दूसरे, अब आगे मेथड आते हैं भाई फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कल को कैलकुलेशन करते वक्त अपनी जो स्ट्रेंथ वगैरह बीरिंग कैपेसिटी निकालेंगे सोइल की, कि भाई उसकी डेंसिटी क्या है। तो उसके लिए हम कुछ फील्ड टेस्ट करते हैं, फील्ड में खड़े हो गए। तो पहला हो गया, पहला फील्ड टेस्ट डेंसिटी मेजर करने के लिए कोर कटर मेथड है, ठीक है। यूज्ड फॉर कौन किस तरह की सोइल के लिए यूज होता है, आपके जो ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं यही आपके जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोर कटर मेथड के अंदर किस तरह की सोइल के अंदर हम टेस्ट करते हैं। सॉफ्ट हो, ठीक है, कोई जी मतलब क्लेई सोइल हो, ठीक है, इस टाइप की सोइल के अंदर हम इस टेस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये आसानी से धस जाता है। इस तरीके से इसका कोर कटिंग करके निकाल लेते हैं सैंपल। ये नॉट सुटेबल फॉर स्टोन, ये स्टोनी सोइल या ग्रेवल वाली सोइल होती है उसके लिए ये सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये कोर कटर मेथड है, ये आपको फिगर भी दिखा रखी है। आगे चलते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। आगे आ गया आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इसके अंदर क्या है, ये कौन सी सोइल के लिए होता है सैंड रिप्लेसमेंट, ये होता है आपकी ड्राई सोइल, सैंडी सोइल और ग्रेवी सोइल, जो उससे उल्टा, मतलब कि ये किस तरह की सोइल, जो आपकी मोटे दाने की सोइल होती है, ग्रेवली होती है, रेत होता है, उस टाइप की सोइल के लिए आप ना सैंड रिप्लेसमेंट मेथड करते हैं। हमें नाम से ही पता लग रहा है सैंड, सैंड मतलब रेत, रेत मतलब ग्रेवली सोइल है। तो ये क्या होता है, ये भी एक साइड टेस्ट है। ये एक्चुअल में ज्यादातर रोड्स और एम्बैकमेंट्स जो हम बनाते हैं, मतलब मिट्टी के टीले वगैरह बनाते हैं, उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड टू फिल द होल, इसके अंदर हम इस तरीके से एक मशीन होती है और होल फिल करने के लिए स्टैंडर्ड सैंड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, हमने नू देख लिया भाई पानी का वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, सोइल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई अपना पानी जो होता है वो कितने तरह से, मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ है इरिगेशन के अंदर, अगर तुम ध्यान से याद करोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है।
पानी कितने तरह से अपना स्टोर हो सकता है सोइल के अंदर। एक तो होता है पहला स्ट्रक्चरल, जो केमिकली कंबाइन होता है, जो हम कभी भी हटा नहीं सकते। याद रखना, स्ट्रक्चरल वाटर जो होता है, सोइल का जो पार्टिकल होता है ना, ये वाला, अब सोइल के पार्टिकल्स है, इसका भी खुद के अंदर कुछ वाटर कंटेंट होता है। हम इस वाटर कंटेंट को कभी सोइल के सॉलिड से अलग नहीं कर पाते, चाहे कितने ओवन ड्राई कर लो या कुछ कर लो, ये नहीं जाता। ये जब चला जाता है तो सोइल का पार्टिकल सुकड़ता पुकड़ता तो देखो है नहीं, जो अचीव करना इम्पॉसिबल है, बट अगर ये चले जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रोट देखने को मिलता है उस इलाके में, ठीक है, और वो सोइल दोबारा से भी रीगेन नहीं कर पाती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल, इसे कंबाइंड वाटर ही बोलते हैं। फिर दूसरा आता है एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, जो एक्चुअल में सोइल होल्ड करती है, सोइल अपने पास पकड़े रखती है, उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, हेल्ड बाय सरफेस फोर्स, जो उसकी सरफेस फोर्स होती है उससे हेल्ड कर पाती है उसे। तीसरा आता है कैपिलरी वाटर। तो सरफेस टेंशन इज, मतलब जो सरफेस टेंशन की मारी, अरे ये वही पानी होता है जो क्रॉप आपकी लेती है, क्रॉप जो कंज्यूम करती है वो कैपिलरी वाटर होता है। कैपिलरी का मतलब जो सरफेस टेंशन की वजह से पानी रुक जाता है, ठीक है, गैप की वजह से नहीं, सरफेस टेंशन की वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पानी रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, होल्ड हो जाता है वहीं। एक होता है ग्रेविटेशनल फ्री वाटर, मतलब ये वो वाटर होता है जो बहता जाए, घनी बारिश होगी, नीचे से जो खड़ा होता आ जाए, वाटर टेबल से ऊपर तक आ जाता है जो पानी, उसे ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। जैसे इस फिगर में देखोगे सारे पार्टिकल्स पानी में डूबे हुए हैं, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे रिस गया था और ये पूरे सॉलिड्स डूब गए, तो ये ग्रेविटेशनल वाटर है। कैपिलरी वाटर जरूरी नहीं कि नीचे वाटर टेबल है, मतलब कि मान लो वाटर टेबल यहाँ है, पहुंची भी नहीं है पार्टिकल्स के पास, और यहाँ पानी रुका हुआ है, वो रुका किसकी वजह से है, सरफेस टेंशन की वजह से, तो इसीलिए इसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। तो कैपिलरी वाटर में सारा पानी लबालब भरा नहीं होता है, वो ग्रेविटेशनल वाटर में भरा होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो पार्टिकल्स के चारों तरफ होता है, अगर कोई पार्टिकल है इसके चारों तरफ एक लेयर होती है, उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे टाइप ऑफ वाटर्स हैं जो आपके सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक मेथड और है तुम्हारा वाटर कंटेंट निकालने का, जो फील्ड का मेथड है, वो हमने जो पिकोनोमीटर मेथड देखा था और वो तुम्हारे लेबोरेटरी टेस्ट थे। ये जो टेस्ट है ये साइट का टेस्ट है, और ये जो सबसे फास्टेस्ट है, अब तुम्हारे पेपर में आ जाए सबसे फास्टेस्ट टेस्ट कौन सा है, तो वो तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड फास्टेस्ट फील्ड मेथड फॉर वाटर कंटेंट, ये सिर्फ 5 से 7 मिनट में तो हमने बता देगा भाई, हाँ भाई इतना पानी है। इसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है, एसिटिलीन गैस यूज होती है, ठीक है। तो इसमें के अंदर तुमसे ये 3 सवाल पूछ सकता है, इनको नोट करना बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ से अगली क्लास के लिए मैं एक हिंट छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, कि एक रिलेशन है बहुत फेमस और यहीं से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और इसकी शॉर्टकट ट्रिक है सहवाग, SE=WG, ठीक है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ये एक रिलेशन है, पानी, वॉइड रेशो, सैचुरेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में एक रिलेशन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सहवाग, SEWG। कोई भी क्वेश्चन आए, और आता ही है, देखो जेई का, अगर SSC जेई की बात करें, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, 3 चीजें देते हैं तो चौथी चीज निकालने को बता देते हैं, बस इतना ही रहता है। बड़ा इजी है, अगर आपको ये रिलेशन याद रह जाए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। इसको बेशक से याद कर लेना। इसके बारे में हम अगले कुछ रिलेशंस और देखेंगे अगली क्लास में। अभी यहाँ के लिए इतना ही। अभी इसको सारी चीज़ों को नोट करो, और बेसिक हमने कवर करा है, फिर आगे हम क्लासिफिकेशन पे भी जाएंगे और सारी चीज़ इंडेक्स प्रॉपर्टीज वगैरह कवर कर लेंगे। तो यहाँ के लिए अभी नोट करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, और इसके सोहेल के जो टेस्ट हैं उसको ट्राई करते रहो साथ साथ।